हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि EMRS की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको न्यू वैकेंसीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो EMRS की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं और आपने उसमें देखा होगा मेजर चंक जो है वो टीचिंग मेथोलॉजी का है, 30 क्वेश्चन। और स्पेसिफिक जो डोमेन बेस्ड पेडागोजी है उसमें भी आपने देखा होगा कि 20 सवाल लगभग नई शिक्षा नीति पर आने वाले हैं और या फिर टीचिंग के ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग और जेनरिक अंडरस्टैंडिंग पर पूछे जाने वाले हैं। इसके साथ साथ जो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता है कि TGT मैथ्स का भी आपका एग्ज़ाम होना है और TGT मैथ्स के साथ कई लोग TGT सोशल साइंस का एग्ज़ाम भी देने वाले हैं। ऐसे भी चांसेस हैं कि कई लोग यहाँ पर PRT के लिए भी एलिजिबल हों। तो तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि टीचिंग मेथोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पर्सपेक्टिव से कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अपनी टीचिंग मेथोलॉजी या फिर हम कहें टीचिंग पेडागोजी या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को हम जारी रख रहे हैं, उस सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज़ 20 क्वेश्चंस। क्विकली करेंगे ये क्वेश्चंस। PGT मैथ्स 18 जुलाई को जो पहले शिफ्ट में हुआ वहाँ से लिए गए हैं। तो TGT मैथ्स के देखेंगे कि कितना TGT मैथ्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन से किस तरीके के थिंकर्स में पूछे जा रहे हैं जो थोड़े से स्पेसिफिक टू मैथमेटिक्स हो सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द एपिस्टेमोलॉजिकल नेचर ऑफ डिसिप्लिन। जब हम एपिस्टेमोलॉजिकल नेचर ऑफ डिसिप्लिन की बात करते हैं तो एपिस्टेमोलॉजी जो है ना वो बात करती है नॉलेज के बारे में, किस तरीके नेचर ऑफ नॉलेज कैसा है उस डिसिप्लिन का। सो यहाँ पर अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट रिमेन स्टैटिक ओवर टाइम, नहीं, कभी भी स्टैटिक नहीं होता। रैंडम कलेक्शन ऑफ नॉलेज, रैंडम नहीं हो सकता। अ सोशल कंस्ट्रक्ट शेप्ड बाय इट्स ओन मेथड्स एंड वैल्यू। अ फिक्स्ड सेट ऑफ फैक्ट्स विदाउट स्कोप फॉर क्वेश्चनिंग, देखिए ये भी नहीं हो सकता। तो जहाँ पर आपको दिखता है कि बड़े ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं वहाँ आप इसे थोड़ा सा दरकिनार करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसका आंसर जैसा कि हमने देखा आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एलिमेंट ऑफ गुड पेडागोजी इन टीचिंग एनी स्कूल सब्जेक्ट। तो देखिए गुड पेडागोजी को लेकर पूछा है तो वन वे लेक्चर बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रिक्ट फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक बिल्कुल नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू और इसे हम सबसे ऊपर रखते हैं, गिविंग होमवर्क एवरी डे, तो ये भी नहीं होगा। तो आप रूल आउट कर भी बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड डिफाइंस अ चाइल्ड एज ए ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ। देखिए दोस्तों थोड़ा सा क्या से कम्प्लीटली बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आपका 18 ईयर। तो 18 साल से छोटे लोगों को बच्चा मानती हैं। कई लोग 16 के साथ कंफ्यूज करते हैं, तो आप याद रखिएगा भारत में इस उम्र को 16 करा गया है हीनियस क्राइम के केसेस में, जो हम अपने यहाँ पर जुवेनाइल की अंडरस्टैंडिंग है, जुवेनाइल किसे कहें, तो केस को ध्यान में रखते हो 16 वाला कन्फ्यूजन वहाँ से होता है। पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन की यदि आप बात करें दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के हिसाब से 18 इज़ द एज जो चाइल्ड को कैटेगराइज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्टोरी टेलिंग एज अ टेक्निक ऑफ ड्रामा। तो देखिए प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस से ही सवाल आए हैं। DSS भी अपने प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस से बात काम करिए। मैंने बार बार आपको बोला है कि टीचिंग मेथोलॉजी का जो सिलेबस है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सवाल वहीं से आ रहे हैं। तो आपके TGT में भी वहीं से देखने के लिए मिले, साइंसेज में वहीं देखने के लिए मिले सवाल, तो TGT मैथ में भी वही आएंगे। इट मेक्स द होल एक्सपीरियंस ऑफ ड्रामा ग्लूमी, ग्लूमी नहीं बनाएगा, ग्लूमी वर्ड जो नेगेटिव सेंस में देखते हैं हम। अटेंशन इज पेड टू पिच, रिदम, पेस, वॉल्यूम, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, काफ़ी तक ठीक लग रहा है। तो ये पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, है ना, तो कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, ऊपर वाली गलत है। द लर्नर ब्रिंग लाइफ इंटू कैरेक्टर्स एंड गेट्स इंटू सिंक ऑफ द कैरेक्टर, ये भी बिल्कुल काफ़ी सही स्टेटमेंट है। द स्टोरी टेलिंग का कैरेक्टर यूनिक इन द ड्रामा, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो इनमें से जो गलत है, जो नॉट है, वो होगी आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स या बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द रोल ऑफ करिकुलम लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू हेलिडेज फंक्शनल ग्रामर। देखिए दोस्तों, अगर ब्रॉडर सेंस में हम समझने की कोशिश करें, सवालों को हमें वहीं देखना होता है। अब इसके लिए मैं हेलिडेज फंक्शनल ग्रामर जाके नहीं पढ़ूंगा ना, तो ना मुझे ऐसा कोई आइडिया है। तो इन्हीं ऑप्शंस को देख के थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हम इनमें से बेस्ट करेक्ट आंसर किसे किस सेंस में लगाएंगे दोस्तों। इट सेपरेट्स लैंग्वेज लर्निंग फ्रॉम कंटेंट लर्निंग, देखिए कभी भी कंटेंट से अलग तो हो नहीं सकती लैंग्वेज लर्निंग, तो ये स्टेटमेंट तो मुझे गलत लग रही है। इट लिमिट्स लर्नर टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो लिमिट्स की जब बात करें, मैंने कहा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स की बात हो रही है तो हम दरकिनार कर सकते हैं।
इट एम्फेसाइज मेमोराइजेशन ओवर इंटरेक्शन। देखिए इंटरेक्शन सबसे बड़ा मसला है लैंग्वेज में, तो इंटरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, मेमोराइजेशन की क्यों बात करेंगे। तो तीनों स्टेटमेंट जो ऊपर ही गलत लग रही है। लास्ट वाला देख लेते हैं, इट सपोर्ट्स, देखिए एक पॉजिटिव थोड़ा सा व्यू आ रहा है, इट सपोर्ट्स मीनिंग मेकिंग थ्रू सब्जेक्ट बेस्ड डिस्कोर्सेज। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और हेलिडे फंक्शनल ग्रामर के पर्सपेक्टिव से यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि हेलिडे फंक्शनल ग्रामर जो कहती है वो कहती है कि स्टूडेंट मीनिंग मेकिंग करते हैं सब्जेक्ट बेस्ड डिस्कोर्सेज से। जो सब्जेक्ट है उनके जो डिस्कोर्सेज डेवलप्ड है उनके बेसिस पर वो मीनिंग मेकिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करिकुलम लैंग्वेज। देखिए करिकुलम लैंग्वेज या फिर करिकुलम अक्रॉस लैंग्वेज, जो हम LAC की बात करते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, उसी को देखने की कोशिश करते हैं। लोकल डायलेक्ट यूज्ड इन प्लेग्राउंड, लैंग्वेज यूज टू टीच एंड लर्न ऑल स्कूल सब्जेक्ट्स। तो करिकुलम लैंग्वेज क्या है, मतलब भाषा बहुत जगहों पर है। करिकुलम की भाषा क्या है, अ लैंग्वेज यूज टू टीच एंड लर्न ऑल स्कूल सब्जेक्ट। तो लैंग्वेज यूज ओनली इन लैंग्वेज क्लासेज नहीं, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज एट होम या लोकल डायलेक्ट यूज इन प्लेग्राउंड नहीं होगा। इसका ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, लैंग्वेज यूज टू टीच लर्न ऑल सब्जेक्ट्स। ना अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रिंसिपल इज मोस्ट एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी दैट प्रमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग। देखिए हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए कीवर्ड्स को देखते हैं, प्रिंसिपल इज मोस्ट एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी हायर ऑर्डर के लिए। फोकस ऑन टेक्स्ट बुक, देखिए बड़ा ही रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बहुत सही लग रहा है मुझे, इंटीग्रेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल एनालिसिस, एप्लीकेशन बेस्ड टास्क, ये सब पार्ट होगी तभी तो हाई ऑर्डर स्किल्स अपनी थिंकिंग स्किल्स को प्रमोट कर पाएंगे। अलाइनिंग एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली, स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होगा, रिपीटिंग द सेम एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब सब्जेक्ट इन स्कूल एजुकेशन। स्कूल सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, इट्स अ फील्ड नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड फॉर लर्निंग, फील्ड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइज फॉर लर्निंग। मैंने आपको बार बार सब बताया था, बहुत सारे डिसिप्लिन से एक सब्जेक्ट ड्रॉ करता है। देखिए समेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव आपको सब पता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप खुद करने की कोशिश करें, बहुत ही सिंपल है। और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसी असेसमेंट जो सपोर्ट करती है स्टूडेंट की प्रोग्रेस को। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स थ्योरी इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स, देखिए इफेक्टिव टीचिंग किस चीज़, ब्रूनर की थ्योरी के हिसाब से इफेक्टिव टीचिंग क्या इन्वॉल्व करती है। ब्रूनर की थ्योरी को ना दो तीन तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसकी बेस्ट 3 स्टेज थ्योरी होती है किसी कॉन्सेप्ट को लर्न करने की, तो वो, और दूसरा डिस्कवरी लर्निंग। तो डिस्कवरी लर्निंग जहाँ देखें ब्रूनर के केस में वहाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। डू या ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग के लिए बात करते हैं, पर ब्रूनर के डिस्कवरी लर्निंग के आइडिया को ब्रूनर ने और ज़्यादा एक्सपेंड किया एज़ कम्पेयर टू डू डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं। वह ब्रूनर उसमें स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंसेस या फिर स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए वो गाइडेड डिस्कवरी की बहुत बात करते हैं ब्रूनर, कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जहाँ स्टूडेंट खुद गाइडेड वे में उसको लर्न करें। और जो ब्रूनर की 3 स्टेज थ्योरी है, अगर आपने इसे समझा होगा, तो पहली स्टेज होती है इनएक्टिव, दूसरी होती है आइकॉनिक, और लास्ट होती है सिम्बॉलिक। इस वे में आप लर्न करते हैं। इनएक्टिव मतलब जहाँ आप डायरेक्ट एंगेजमेंट में एक्सपीरियंस करते हैं, आइकॉनिक मतलब आप उसे थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, आइकन्स के थ्रू करते हैं विच आर नॉट फॉर्मल सिंबल, देन आप सिंबॉलिक स्टेज पे आते हैं। तो कहते हैं मैथ्स में इन तीनों स्टेप्स को के थ्रू ही बच्चा लर्न करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच टू करिकुलम डिजाइन। देखिए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात पूछे तो जहाँ पर लर्नर की नीड्स को बहुत ध्यान में रखा जाए वही इनमें सही होगा। तो मुझे थर्ड ऑप्शन क्लियरली दिख रहा है, डिजाइनिंग कंटेंट बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड्स, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द लर्निंग। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट ने हमेशा बताया, फॉर्म से याद रखिएगा, इट इज़ अ फॉर्मेटिव ईयर्स, मतलब आप लर्निंग के प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं, बच्चे में लर्निंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इट अलाउ टीचर टू एडजस्ट इंस्ट्रक्शन इन रियल टाइम, तो नहीं होगा। देख लेते हैं, हाँ काफ़ी बेहतर ये लग रहा है, इट अलाउ टीचर्स टू एडजस्ट इंस्ट्रक्शन इन रियल टाइम। मेजर्स परफॉर्मेंस का बिल्कुल नहीं करता, इट रिप्लेस समेटिव बिल्कुल नहीं, इट हेल्प फाइनलाइज रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल नहीं, रिपोर्ट कार्ड का जो हिस्सा वो समेटिव का था। तो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि इट अलाउज टीचर्स टू एडजस्ट इंस्ट्रक्शन इन द रियल टाइम एज पर द नीड ऑफ देयर ओन लर्नर्स। दोस्तों व्हाट डज एन इंक्लूसिव स्कूल एम्स टू इंश्योर। देखिए जब भी मैंने आपको इंक्लूसिव की बात बताई है, ऑल स्टूडेंट्स पे आप ध्यान दीजिए, एम करना है इंक्लूसिव को ऑल स्टूडेंट्स, तो एवरी चाइल्ड है ना, एवरी चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी लर्न्स टुगेदर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिफाइंस लर्निंग। ऑल तो लर्निंग कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बट पूछ रहे हैं बेस्ट कौन सा डिफाइन करता है। देखिए हर व्यवहारवाद की अलग परिभाषा रही, कंस्ट्रक्टिविज्म की अलग परिभाषा रही लर्निंग को लेकर। तो यहाँ देखने की कोशिश करता है, रैंडम रिएक्शन टू स्टिमुलाई, नहीं रैंडम नहीं होता कभी भी। चेंज कॉज बाय हेरिडिटी बिल्कुल भी नहीं, एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर कभी भी नहीं, इसे तो परमानेंट चेंज मानते हैं। तो ये देखिए बिहेवियरिस्ट डेफिनेशन यहाँ दी हुई दोस्तों, अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस इज बेस्ट डिस्क्राइब लर्निंग। इन चारों में से बेस्ट बताने के लिए बोला है, वैसे बेस्ट नहीं है, और भी तरीके होते हैं जिससे लर्निंग होती है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, देखिए मैंने आपको पहले बताया था बिहेवियरिज्म कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरीज पर बहुत सवाल आते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या कहती है, एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर थ्रू एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, पहला ही ऑप्शन सटीक हो गया दोस्तों अपना, बाकी तो देखने की जरूरत है नहीं, आप करना चाहें तो इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन सेक्शन में बताइए क्यों हम इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कैरेक्टर इज टिपिकल ऑफ अ डिसिप्लिन। देखिए इनमें से डिसिप्लिन की कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, सो हमें पता है डिसिप्लिन क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज है, इस स्पेसिफिक थ्योरीज उसके कुछ मेथड्स होते हैं। सो इट हैज़ अ स्पेसिफिक सेट ऑफ थ्योरीज एंड मेथड्स। लर्नड इनफॉर्मली, नहीं फॉर्मली स्कूल में सीखी जाती है, रोज नहीं बदलती है, टिपिकली फिक्स होती है, इट इन्वॉल्व ओनली प्रैक्टिकल स्किल, नहीं एकेडमिक स्किल्स पर भी ध्यान देती है। अकॉर्डिंग टू बूथ एंड एंगसॉ, देखो अब फिर से वही थिंकर बेस्ड आया है दोस्तों, इसे एलिमिनेशन के थ्रू करने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे, देखते हैं कहाँ तक इसे टच अपॉन कर पाते हैं। तो सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहे हैं हमारे यहाँ पे, हमारे सामने सवाल है कि अकॉर्डिंग टू बूथ एंड एंशॉ विच एक्शन इज मोस्ट क्रूशियल फॉर फॉस्टरिंग एन इंक्लूसिव स्कूल कल्चर। देखिए इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से सोच के चलेंगे थोड़ा सा, है ना। तो इन्वॉल्विंग ऑल स्टाफ एंड स्टूडेंट इन बिल्डिंग शेयर्ड इंक्लूसिव वैल्यू, ये काफ़ी सटीक सा लग रहा है। बाकी ऑप्शन देखते हैं, डेकोरेटिंग क्लासरूम्स एंड विद मोटिवेशनल पोस्टर, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत ही सुपरफिशियल सा हो जाएगा। हायरिंग मोर सिक्योरिटी स्टाफ टू मॉनिटर स्टूडेंट, बिल्कुल भी नहीं। तो एक ही रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने से काम नहीं चलता, बहुत सारी चीज़ें और भी जाती हैं इंक्लूसिव स्कूल में। फोकसिंग ओनली ऑन हाई अचीवर्स फॉर बेटर स्कूल रैंकिंग, ये भी गलत है। देखिए सामने सामने बहुत क्लियर दिख रहा है, इन्वॉल्विंग ऑल स्टाफ स्टूडेंट्स इन बिल्डिंग द shared inclusive values. How does drama most effectively supports inclusive education in a classroom। दोस्तों इसे फटाफट से देख लेते हैं, इसका क्या होगा अपना, ये 18th क्वेश्चन है अपना। सो बाय रिड्यूसिंग एकेडमिक कंटेंट, या बाय फोकसिंग प्राइमरीली ऑन थिएट्रिकल स्किल्स, या बाय हेल्पिंग ओनली टैलेंटेड स्टूडेंट परफॉर्मिंग कॉन्फिडेंटली, बाय एनकरेजिंग एम्पैथी। देखिए काफ़ी सटीक ये वाला है कि आप ड्रामा से क्लासरूम में, फिर हम कहें ड्रामा जो है सपोर्ट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, एम्पैथी, कोलैबोरेशन और डाइवर्स एक्सप्रेशन के मौके क्रिएट किए जा सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल इन शेपिंग जेंडर नॉर्म्स। देखिए मैंने आपको पहले बताया था जेंडर नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं किस तरीके से। सो स्कूल आर न्यूट्रल स्पेसेस, देखिए पहले बता रहा हूँ स्कूल कभी भी न्यूट्रल स्पेसेस नहीं होते, हम सब ने किसी न किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या किसी किसी तरीके का अफर्मेशन अपने अपने स्कूल में एक्सपीरियंस किया, तो न्यूट्रल स्पेसेस तो नहीं है स्कूल। स्कूल एक्टिवली रिप्रोड्यूस एंड समटाइम्स चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ये काफ़ी हद तक मुझे ठीक लग रहा है कि एक्टिवली रिप्रोड्यूस भी करते हैं और चैलेंज भी करते हैं कभी कभी जेंडर स्टीरियोटाइप को। एज ए टीचर आप किस तरीके के एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट को देते हैं। स्कूल ओनली रिफ्लेक्ट सोसाइटल जेंडर रूल्स विदाउट इन्फ्लुएंसिंग दैम, नहीं बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी दोस्तों। स्कूल प्राइमरली फोकस ऑन अकेडमिक लर्निंग इग्नोरिंग जेंडर इशूज़, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत चर्चाएं भी होती हैं कई बार, हम उसे सपोर्ट भी करते हैं, एक्टिवली रिप्रोड्यूस भी करते हैं। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एजेंसी ऑफ मैक्रो लेवल सोशलाइजेशन फॉर द स्टूडेंट। जब हम मैक्रो लेवल की बात करें, देखिए यहाँ लेवल्स ऑफ सोशलाइजेशन जब हम बात करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा है जो मैक्रो लेवल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सोशलाइजेशन के क्या क्या फैक्टर दिए हैं, फैमिली, पीयर ग्रुप, रिलीजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो आपसे देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसा लगेगा मैक्रो लेवल जो है बहुत क्लोज है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जवाब देने की कोशिश करिए कि सोशलाइजेशन में मैक्रो लेवल क्या होता है। फैमिली तो बहुत माइक्रो लेवल उसमें आएगी ना, तो फैमिली तो माइक्रो लेवल का हिस्सा हो गई, है ना। तो अगर हम डिफरेंट लेवल्स अगर हमें याद हों, ब्रॉन फैनर्ड्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो हम कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि फैमिली जो है वो माइक्रो लेवल पर होती है, फिर बच्चे का मीज़ो लेवल आता है, ठीक है, उसके बाद उसका एक्जो सिस्टम होता है, और एक्जो सिस्टम के बाद आता है मैक्रो सिस्टम, और मैक्रो के बाद आता है क्रोनो सिस्टम। तो इस तरीके से ब्रॉन फैनर्स मॉडल को समझते हैं। तो यहाँ आपका आएगा माइक्रो, यहाँ आएगा आपका मीज़ो, ये होता है उसका एक्जो सिस्टम, ये आपका आता है मैक्रो सिस्टम, और ये सबसे एंड में आता है आपका क्रोनो सिस्टम। तो अगर आप देखें फैमिली, स्कूल, वर्क प्लेस, ये सब किस में आएंगे, माइक्रो लेवल में आते हैं। मीज़ो में आते हैं जो छोटे छोटे माइक्रो सिस्टम्स हैं उनका इंटरेक्शन, जैसे बच्चे का घर, स्कूल एनवायरनमेंट, ये सब किस में आते हैं, मीज़ो लेवल में आते हैं। एक्जो सिस्टम में कौन आते हैं, इनडायरेक्टली अफेक्टेड इंडिविजुअल सच एज पेरेंट्स है, उनके वर्क प्लेस और अदर कम्युनिटी सर्विसेज, उनसे। मीज़ो में क्या आता है, ब्रॉडर कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट दैट शेप इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट इंक्लूडिंग सोसाइटल वैल्यूज, लॉज और कस्टम्स। तो इसका जो आंसर होगा वो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा, ठीक है। और जो एंड में आता है वो क्रोनो सिस्टम आता है, जिसमें आता है डायमेंशन ऑफ टाइम इफ इनकम पासिंग इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। तो उसमें आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो आपका मैक्रो लेवल सोशलाइजेशन में आएगा। ये आपका माइक्रो का ग्रुप है, ये आपका मीज़ो का है, ये आपका एक्जो का है, और ये आपका जो एंड में यहाँ पर आएगा ये वाला इलेक्ट्रॉनिक जो है ये आपका मैक्रो सिस्टम में आएगा। ठीक है दोस्तों, दिस इज़ फ्रॉम आवर साइड, ऑल द वेरी बेस्ट। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे आपके सामने और ऐसे अच्छे क्वेश्चंस लाते रहें प्रीवियस ईयर, ताकि आपको हेल्प मिले पेडागोजी को अपनी स्ट्रॉन्ग करने में। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम साइंस बंकर्स फॉर द कमिंग एग्जाम।